चलो फरहान न तो अभी तो उसकी आवाज आई थी सर। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से मोमिन नहीं होता जब तक वो ना चाहे अपने भाई या अपने हमसाये के लिए जो अपने लिए चाहता है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, बहुत प्यारी हदीस है आज की। और इसमें जो है ना बहुत जोर दी हुए अपने भाई, अपने दोस्त अहबाब आपके जितने भी हैं या आपके हमसाए हैं, तो उनके लिए भी वही चीज़ें पसंद हमें करनी चाहिए जो हमें अपने लिए पसंद होती है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें हम हमारा जैसे खाने की बात है तो बच्चा बच्चा खाना जो है ना अपने हमसाए के साथ भिजवा देते हैं। इसी तरह हमारी शर्ट्स पैंट्स वगैरह जो होती हैं वो जो है ना पुरानी हो जाती है तो फिर हम अपने दोस्त अहबाब को दे देते हैं और दूसरे लोगों को दे देते हैं, तो बस फेंकने वाली होती हैं वो चीज़ें। इसमें ये कहा गया है कि ताकीद की है कि जब आप चीज़ दें तो अच्छी चीज़ दें अपने हमसाए को या अपने भाई को या गरीब लोगों को जो आपके पास आती हैं, किसी को देने चाहते हैं। तो कम से कम ये है कि ऐसी चीज़ हो जो थोड़ी सी इस्तेमाल अगर आपने किए तो दे दें। खाने की सूरत में तो ये कि अब जो आपका ताज़ा खाना बंद है आप अपने हमसाए के साथ शेयर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तो ये ताकीद की गई है, क्योंकि वो चीज़ें जो हम अपने लिए पसंद नहीं करते, अगर आप देखें ना बहुत सारे लोग जो फ्रूट होता है, गंदा फ्रूट होता है, दे देते हैं लोगों को, समझे ना, तो वो तो उनके काम का नहीं है। वो आप क्या हम खुद वो फ्रूट खाएंगे? नहीं खाएंगे, कभी भी नहीं खाएंगे। तो जब अपने लिए कोई चीज़ हमें नहीं अच्छी लगती है तो हमें चाहिए कि वो दूसरों की भी न दी जाए, या हमारे लिए जो चीज़ बेकार हो जाती है तो उसको ये मतलब नहीं कि दूसरों को दे दें, तो कोई सवाब नहीं है। ठीक है, अच्छी चीज़ दें ताकि उस बंदे की यूटिलाइजेशन में चीज़ आ जाए अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जब हम किसी भी घर में जो आए या हमसाए हैं तो अच्छी चीज़ें उनको। लेट्स मूव टुवर्ड्स और हम आज और कल भी जो है ना अपने ये कोर्स और ख़त्म करेंगे। और जो लास्ट टाइम हमने रोका था तो मेरे ख्याल में फंक्शन स्ट्रीम फंक्शन भी था, ऐसे ही है ना? अच्छा, तो हम जो है ना स्ट्रीम फंक्शन शुरू में भी हमने कहा कि स्ट्रीम की जो है ना 3 फंक्शंस होते हैं, मेजर फंक्शंस उसके हैं। एक इरोजन है, दूसरी ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड जो है ना डिपोजिशन। इरोजन जो है ना जब स्ट्रीम जो है ना फ्लो देन दे कैन एरोड देयर चैनल एंड देयर साइडवेज, तो उसको जो है ना इसमें जो है ना हम लोग देखते हैं कि कैसे इरोजन करती है। अब इरोजन 3 तरीकों से जो है ना वो होती है। एक लूजली लिफ्टेड कंसोलिडेटेड पार्टिकल्स है, दूसरे एब्रेशन है, तीसरा जो है ना डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन या सॉल्यूशन है। ये हम अभी इनको एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। लूजली लिफ्टेड लूजली अब देखते हैं कि स्ट्रीम्स की चैनल पे बहुत सारे पत्थर शत्थर अभी पूरे बंद वो नहीं होते, दबे नहीं होते हैं। थोड़ा सा जो है ना उनका एक हिस्सा जो है ना वो जमीन में होता है, बाकी उस पे चैनल फ्लोर पे होता है। अब बहुत सारी चैनल्स में जाएं जो कि उसमें पानी अभी जो है नहीं बह रहा है, तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे पत्थर तो ऐसे हैं जो कि उसकी रेत या मिट्टी के अंदर ही है, और बहुत सारे ऐसे पत्थर होते हैं जो थोड़े से अंदर होते हैं, बाहर बाहर होते हैं। तो जब ये चीजें जो है ना जब पानी उसके ऊपर से बहता है तो वालेकुम सलाम, तो फिर क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो जो है ना उसके साथ बह जाते हैं, वो एरोड हो जाते हैं। और वाटर फोर्स एंड क्रैक्स एंड बेडिंग ट्रेन्स, बहुत सारी जगहों पे जो है ना अगर अंडरलाइंग स्ट्रीम में जो है ना बेड्स वगैरह है तो क्या होता है कि पानी जो है ना उन बेड्स के अंदर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रीम है, ये से ऊपर से बह रही है, तो क्या है पानी जो है ना इसके यहाँ से पानी आता है और इस क्रैक में चले जाते हैं और फिर इस बेडिंग प्लेन के लॉन्ग जाते हैं। और इसी तरह ये प्रोसीजर जो है ना वो इट इज कंटिन्यू करता है, हत्ता कि एक वक्त ऐसा होता है कि ये यहाँ से इस पूरे ब्लॉक वजह से निकल, इस पूरे ब्लॉक को जो है वो उठा के ले जाता है। तो ये जो है ना आपके पास जो है ना एक तो उसमें चैनल फ्लोर पे
बास स्टोन हो सकते जो थोड़े से अंदर होते हैं जमीन के या इसमें चैनल फ्लोर पे, बाकी ऊपर होते हैं। जब पानी ऊपर से बहता होता है ये स्टोन जो है वो इरोड होके चले जाते हैं। तो ये जो है ना एब्रेशन की उसमें आता है, स्ट्रीम जो है वो अपना चैनल जो है ना साइड वॉल जो है ना वो एब्रेड करता है। और ये ज्यादातर टर्बुलेंट फ्लो में होते हैं, जब जो है ना उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है तो ये फिनोमेना जो है ना इरोजन का जो है ना वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसमें एब्रेशन और भी तरीके से होती है। आप इसमें स्ट्रीम में बहुत सारे जो है ना स्टोन जा रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वाटर बॉडी मिलते हैं। अब ये स्टोन जो होते हैं दे स्ट्राइक विद द वॉल्स एंड द फ्लोर ऑफ द चैनल। तो इस तरीके से भी जो है ना एब्रेशन जो है ना स्ट्रीम की होती है। दूसरी बात ये होती है कि ये जो स्टोन्स हैं ये आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं और इसी तरह इनकी भी एब्रेशन होती है। आप अगर देखें कि किसी जगह पे आप देखें तो ड्राइव चैनल होती है, आपको मुख्तलिफ शेप की जो है ना स्टोन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्टोन्स कुछ जाहिर करते हैं, they give you certain। अब इसका ये मतलब क्या मतलब है, कुछ आपका अंदाज होता है? इस तरह से अगर आपको स्टोन्स मिलते हैं स्ट्रीम बेड में, तो ये मतलब है कि ये जितना राउंडेड होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये स्टोन बहुत दूर से आए, दूर से आए और आपस में स्ट्रीम बेड में जो है एक दूसरे टकराते रहे कि इनके ये स्फेयर या ये राउंडेड हो गए। और जहाँ पे आपको इस तरह के स्टोन मिलेंगे तो उनका ये है कि ये इतने दूर से नहीं है, नज़दीक से आए हैं, इनकी सोर्स राग जो है नज़दीक है स्ट्रीम के। तो ये भी आप उससे सेडिमेंट्स होते स्ट्रीम में उनकी शेप से भी हम अंदाजा लगा रहे थे। इसी तरह बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े पत्थर जब स्ट्रीम में मूव होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या होता है कि बड़ा पत्थर अगर जैसे डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पे ये डेंट सा बना देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखेंगे आपके रोड्स में जो है ना जब बारिश होती है तो आप देखिए बहुत सारे गड्ढे होते हैं, गड्ढों में पानी खड़ा हो जाता है, ऊपर से गाड़ी गुजरती रहती है, उसमें से क्या होता है कंक्रीट निकलती रहती है और वक्त के साथ साथ वो गड्ढा जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, और इसी तरह ये एक पॉट शेप जो हमारे पैन्स होते हैं, पॉट्स होते हैं, उसकी जो है ना जो शेप एज्यूम कर लेता है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वी कॉल इट पॉट होल। ठीक है, उस शेप की वजह से पॉट होल समझ गए। डिसोल्यूशन से जहाँ जहाँ चैनल से मूव करती है और उनके जो अंडरलाइन बेड्स हैं अगर वो लाइमस्टोन से बने हैं या सॉल्ट वगैरह है वो इजीली डिसॉल्व होके चलते जाएंगे, एज ए रिजल्ट वी गेट द एब्रेडेड चैनल। थर्ड फंक्शन, सेकंड फंक्शन, एक तो इरोजन है, ठीक है, दूसरा फंक्शन जो स्ट्रीम का दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब जो मटेरियल उसने इरोड किया है तो उसको आगे लेके भी जाएगी ना स्ट्रीम, उस फंक्शन को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है उसका। अब और जो चीज वो लेके जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसका लोड कहते हैं, स्ट्रीम लोड कहते हैं। जो भी क्लेस जा रही है, डिजॉल्व मैटर जा रहा है। अभी हमारे पास तीन किस्म के जो है ना बेड क्या नाम सॉरी स्ट्रीम लोड्स होते हैं, डिजॉल्व लोड है, सस्पेंडेड लोड है और बेड लोड है। अब हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं कि क्या चीज है। डिजॉल्व लोड जो डिजॉल्व है, ठीक है, पानी में आपको नजर नहीं आता लेकिन डिजॉल्व है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अगर और ये ज्यादातर ग्राउंड वाटर से जो है ना नियर बाय स्ट्रीम में जो है ना वो आता है। और इसमें क्या होता है कि वेलोसिटी इफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो बह रहा होता है, चाहे वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो तो मटेरियल जो डिजॉल्व है उसके साथ चलते जाएगा। अब प्रेसिपिटेशन कहाँ पे होगी इस मटेरियल की, जब इसके मूव करते हैं एट एंड ऑफ द डे जो कहते हैं कहीं भी जो है ये डिपॉजिट होगा और अगर उसमें
केमिस्ट्री चेंजेस आ जाएंगी या पीएच वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा, वो डिजॉल्व मैटर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे आपके पास जो है ना हेलाइट्स हैं, ये सॉल्ट डिपॉजिट होता है, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो है ना इसका डिजॉल्व लोड है, डिजॉल्व उसमें जा रहा है। और इसको हम पार्ट्स पर मिलियन या परसेंटेज भी जो है ना शो कर देंगे, इतने परसेंट कैल्शियम है, इतने परसेंट सोडियम है। अब देखिए हम ड्रिंकिंग वाटर जो हम लाते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, इसमें क्या है। अगर वो स्ट्रीम से जार होता है, स्ट्रीम की वो बॉटल लाते हैं या एनालाइज करते हैं। अब उसमें जब आप थीसिस करेंगे तो आप कोई हाइड्रोजियोलॉजी या एनवायरमेंटल से रिलेटेड थीसिस करेंगे तो उसमें हम पानी को जो एनालाइज करते हैं उसमें एक देखते हैं कि उसमें नजर आने वाली चीजें क्या हैं, ठीक है। फिर उसमें ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आ रही है लेकिन बट दे आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर, वो फिर हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, और उसकी जो यूनिट है वो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, बहुत थोड़ा होता है लेकिन परसेंटेज में अभी यूनिट जो है ना यूज करते हैं जब इट इज टू मच इन क्वांटिटी। और बुक लिखती है कि ओशंस में जो है ना आपके पास जो है ना बिलियंस ऑफ टन जो है ना स्ट्रीम्स जो है ना ये डिजॉल्व लोड लेके जाती है, क्योंकि स्ट्रीम्स एंड अप, जैसे हमारा रिवर इंडस है, इट एंड्स अप इन, कहाँ पे एंड होता है, अरेबियन सी में एंड होता है, ठीक है ना। ये सारा लोड ओशन में चला जाता है, डिजॉल्व लोड है। सस्पेंडेड लोड, अब कुछ it depends upon the speed of the water, कौन सी चीज जो है ना सस्पेंशन में जाएगी, वाटर बॉडी में जो मटीरियल जाएगा उसको हम उसको सस्पेंडेड लोड कहते हैं। अगर स्पीड ज्यादा होगी, एक साइज है, ये साइज है, वाटर बॉडी में चलते जाएगा, लेकिन जैसे स्पीड कम होगी तो नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द जो स्ट्रीम है उस पर भी डिपेंड करता है। और यूजुअली जो है ना आप देखें कि पहले भी मैंने एग्जांपल दी थी, आपके पास अगर किसी बीकर में पानी डालें उसको हिला दें जोर से, तो बहुत सारे बड़े पत्थर जल्द से बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर एक गदला सा पानी आपके पास आए तो अभी उसमें क्ले पार्टिकल्स अभी हैं, ठीक है, दोज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। अगर आप उसको ऐसा छोड़ देते हैं तो क्या होगा कि कुछ वक्त के बाद वो पानी क्लियर हो जाता है, और एक हल्की सी तो नीचे बैठे हुए पत्थर होते हैं बड़े साइज के, उसके ऊपर हल्की सी क्ले की लेयर आ जाएगी, तो दैट वाज द सस्पेंडेड लोड। इसी तरह स्ट्रीम में भी बहुत सारे सस्पेंडेड लोड जो है ना वो जाते हैं, और उसकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा साइज जो है वो सस्पेंडेड लोड में जाता है। अच्छा, अब जो फ्लड स्टेज में ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा है तो लार्जर पार्टिकल दे कुड बी कैरीड, दे कैन बी कैरीड इन द सस्पेंडेड। अब जो मटेरियल डिसाइड करने में कि सस्पेंशन में जाएगा कि बेड लोड पे जाएगा, नीचे जाएगा स्ट्रीम की बॉटम पे, वो डिपेंड करती, दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक उसकी वेलोसिटी ऑफ द वाटर है, दूसरी उसकी सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ द वाटर जो है वो सेटलिंग वेलोसिटी किसी भी साइज पे ज्यादा होगी तो दैट पार्टिकल इज गोइंग टू मूव इन द सस्पेंडेड लोड, ठीक है। अगर वो पार्टिकल जो है उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा है और जो है वाटर स्पीड कम है, फिर क्या है कि वो बैठेगी नीचे, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब सेटलिंग वेलोसिटी भी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजों पे, शेप पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, और डेंसिटी पे डिपेंड करती है। आप किसी भी बाल्टी में पानी ले लेना, एक गोल जो है ना जो ग्लास बीड है उसमें डाल दो नीचे से, ठीक है। इसी तरह जो प्लास्टिक हो उसी साइज का हो, प्लास्टिक का बीड हो या प्लास्टिक की कोई चीज हो, शेप एक जैसी, साइज एक जैसा हो, आप उसको डालेंगे तो आहिस्ता से नीचे जाएगी, या तो ऊपर तैरेगी या फिर नीचे जाएगी, ठीक है। अगर उसकी डेंसिटी में फर्क है, साइज दोनों का एक हो सकता है, तो ये इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सेटलिंग जो है इसकी स्पीड या वेलोसिटी इन चीजों पे। प्लस बड़ा साइज और छोटा साइज है,
एक ही चीज है, लेकिन साइज बड़ा है छोटा है, ऑब्वियसली बड़ी चीज जल्दी सेटल डाउन होगी, छोटी चीज वक्त लेगी, ठीक है। और इसी तरह शेप जो है, अब जो भी चीजें जो है ना फ्लैट शेप होंगी वो ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगी बॉटम पे बैठने के, वो चीज दड़ा से नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो शेप पे भी डिपेंड करता है कि उसकी कैसी शेप है। तो ये चीजें जो मैं कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रीम, सेटलिंग वेलोसिटी और सेटलिंग ऑफ द सेडिमेंट्स। तो ये तीन चीजें हैं, शेप है, साइज है और डेंसिटी है। इस पे डिपेंड करता है कि वो चीज जल्दी सेटल होगी और या फिर जो है ना आहिस्ता लेट सेटल होगी। लेकिन बेसिकली सेटलिंग वेलोसिटी और वाटर स्पीड आपस में जो है ना जो ज्यादा होगी वो डिसाइड करेगी कि इस चीज ने, इस वेट ने, इस लोड ने सस्पेंशन में जाना है या बेड लोड में जाना है। तो बेड लोड क्या चीज है? बेड लोड वो है जो कि स्ट्रीम के चैनल पे जाते हैं, डिसॉल्व्ड है, यू कांट सी इट, इट इज डिसॉल्व्ड। दूसरा है कि वाटर बॉडी में मूव कर रहे हैं, एक है जो बिल्कुल स्ट्रीम के बेड पे मूव करते हैं। जब वेलोसिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो फिर स्ट्रीम की या तो बैठ जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, नहीं बहते, या फिर इतनी ज्यादा हो तो उनको बेड पे जो है ना मूव करते रहे। अब बेड लोड पे जो हमारे पास है तीन किस्म से मूवमेंट होती है, एक ट्रैक्शन है, एक स्लाइडिंग है, दूसरी सल्टेशन है। ट्रैक्शन क्या है कि अगर उस पर थोड़े से राउंडेड पार्टिकल हो और वो लुढ़कते जाए, ठीक है, जमीन जैसे जमीन पे आप बड़ा सा पत्थर थोड़ा सा लुढ़कते हैं, इसी तरह अगर वो राउंडेड है या सेमी सर्कल है, जैसे भी उनका मटेरियल है, अगर वो लुढ़कते जाते हैं स्ट्रीम बेड पे, उसको हम क्या कहते हैं, उस मोशन को हम ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं। अब स्लाइडिंग जो है, कोई भी आपके पास कोई ऐसे स्लाइड होके जा रहा है, दिस इज स्लाइडिंग। थर्ड जो है सल्टेशन है, बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे होती है, स्पीड वाटर की ऐसे होती है कि कुछ देर के लिए वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो जमीन पे रहते हैं और फिर अगर वेलोसिटी ज्यादा होती है तो वो जंप लगा लगा के जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड सल्टेशन, ठीक है। जमीन पे या तो लुढ़क के जा रहे हैं, ये वाटर चैनल की बात कर रहे हैं। जमीन जब मैं कह रहा हूँ तो दिस इज द बेस आर द वाटर चैनल्स, बेस है उसकी जो है, फ्लोर है वाटर चैनल, उस पर लुढ़कते जा रहे हैं, कुछ उस पर घिसटते जा रहे हैं, कुछ जो है ना छोटे साइज वाले जो है ना वो जंप लगा लगा के जा रहे हैं। तो ये तीन किस्म की मोशन होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेडिमेंट्स इन द स्ट्रीम। कभी कभी ये भी आता है कि मैं एक नंबर का क्वेश्चन होता है, आधे नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश में होता है, जैसे आपको पहले पेपर में डिस्टिंग्विश बिटवीन द ए एंड बी, तो ये डिस्टिंग्विश में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटी एंड कंपिटेंस ऑफ द स्ट्रीम। कैपेसिटी ये है कि कितना टोटल लोड जो है ना कोई जो है ना स्ट्रीम जो है ना सॉलिड फॉर्म में जो है ना वो लेके जा सकते, डिसॉल्व्ड में नहीं। और सॉलिड फॉर्म में हमारे पास या सस्पेंशन में जा रहा है या फिर बेड लोड जा रहा है, टोटल लोड स्ट्रीम कितना लेके जा रही है उसकी कैलकुलेशन को जो है ना हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रीम डिस्चार्ज। बहुत ज्यादा पानी होगा तो डिस्चार्ज के साथ वेलोसिटी भी ज्यादा होगी ना, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा लोड जाएगा, तो ये उसकी कैपेसिटी है। आपकी कैपेसिटी है कि आप एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये आपकी कैपेसिटी। कंपिटेंस क्या है? कंपिटेंस इज मेजर ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल दैट अ स्ट्रीम कैन कैरी, ठीक है। अब स्ट्रीम बह रही है तो हम कहते हैं ये 5 किलोग्राम तक का वजन जो है उठा के लेके जाएगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। अगर 5 से 6 होगा तो फिर ये नहीं जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, रुक जाएगा पीछे। इसकी कंपिटेंस क्या है स्ट्रीम की? 5 किलोग्राम।
5 किलोग्राम से ज्यादा वजन पर ही नहीं, तो ये दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द पार्टिकल दैट स्टीम कैन कैरी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो उस सूरत में हम इसको, ये इसकी कॉम्पिटेंस है, ये डिपेंड करता है स्टीम की वेलोसिटी पे, और इट इंक्रीजेस एज अ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर 2 किलोमीटर पर आवर जो है ना इसकी स्पीड है स्टीम की, और ये आपका 4 किलोग्राम का तक वजन उठा के लेके, ठीक है। अगर हम इससे, ये इसके स्क्वायर हो गया ना क्यू का, अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? आप में से बोलते हैं ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है ना, ये 9 किलोग्राम लेके जाएगा। अब अगर ये 4 हो जाएगा तो फिर 16 किलोग्राम लेके जाएगा। तो ये जो है ना इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं, और ये जो है इसका ये कॉम्पिटेंस है। आपकी कॉम्पिटेंस क्या है? आपकी कॉम्पिटेंस 5 सब्जेक्ट नहीं है, आपकी कैपेसिटी 5 सब्जेक्ट है कि आप 5 सब्जेक्ट उठा सकते हैं मैक्सिमम। पास कितने कर सकते हैं? 6, 5 में से 6 कैसे पास कर सकते हैं? दैट इज फुल कॉम्पिटेंस, उसमें कॉम्पिटेंस बन, ठीक है। कॉम्पिटेंस ये है कि कोई बंदा 3 पास कर सकता है, कोई 4 पास कर सकता है, ये भी हो सकता है ना। तो ये इसकी कॉम्पिटेंस है, हर बंदे की कॉम्पिटेंस बराबर भी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये इसके आपने देखने की कैपेसिटी और कॉम्पिटेंस ऑफ द स्ट्रीम में क्या फर्क है। अच्छा, पहला फंक्शन क्या था? एरोड करती थी चीजें, तोड़ के लेके जाता था पानी अपनी साइड वॉल से या चैनल फ्लो से। दूसरा क्या था कि ट्रांसपोर्ट करता था, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कैरी करता था पानी, एक तोड़ता था और अब कैरी भी करता था। उसमें हमारे पास डिजॉल्व, सस्पेंडेड और कौन सा लोड था तीसरा? You guys are not here in the class. कौन सा तीसरा लोड है? बेड लोड क्या है ना, तीसरा बेड लोड था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मटेरियल मूव हो रहा है किसी चैनल में, अपवर्ड डिपोजिशन होती है, डिपॉजिट मीन दैट द सेटलमेंट्स आर गोइंग टू सेटल डाउन। और ये किस सूरत में होंगे सेटल डाउन? जब स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड की कॉम्पिटेंस कम हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी कम हुई ना, तो कॉम्पिटेंस कम हुई, एक तो नहीं कि स्पीड वेलोसिटी 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी तो धड़ाम से सारी की सारी चीजें रुक जाएंगी। वहां स्ट्रीम की कॉम्पिटेंस वक्त के साथ साथ कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर थोड़ी सी वेलोसिटी कम होती है तो क्या होगा? पहले वो सारा लोड जो है ना 10 केजी तक लेके जाती थी, 10 केजी से ऊपर वाले पत्थर भी लेके जाती। अब कॉम्पिटेंस इसकी रिड्यूस हुई कि ये सिर्फ 10 के लिए लेके जाएगी, 12-13 वाले को छोड़ देगी। तो फिर क्या होगा? 12-13 वाले डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर इसकी आगे आगे कॉम्पिटेंस कम होगी, फिर 10, 8 वाले, 9 वाले इस तरह जाके आपके पास है ना बड़े पत्थर से जाके छोटे 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 छोटे, जहाँ पे कॉम्पिटेंस बिल्कुल उसकी खत्म होने की होगी, काम एनवायरनमेंट हो जाएगी, तो वहाँ पे आपके जो है ना फाइन पार्टिकल भी डिपॉजिट शुरू हो जाए। सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग क्या चीज होती है? सॉर्टिंग, व्हाट इज सॉर्टिंग? तरतीब कैसे सर ग्रुपिंग करना है? क्या करना? सर ग्रुपिंग करके बाहर निकालना। ठीक है, दैट्स गुड आंसर। ये एक्सप्लेन एक्चुअली इसकी सब डेफिनेशन ये है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग साइजेस, इक्वल साइजेस मटेरियल, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल है। आपस में हम इसे कहते हैं कि भाई इसमें से आप जो है ना 5 किलोग्राम वाली चीजें अलग कर लें, 2 किलोग्राम वाली, या दैट इज सॉर्टिंग इज बेस्ड ऑन द वेट।
इसी तरह और कोई चीजें हम कहते हैं कि रेड अलग कर दें, ब्लू अलग कर दें, ग्रीन अलग कर दें, दैट इज सॉर्टिंग बेस्ड ऑन कलर। ठीक है, तो स्ट्रीम भी सॉर्ट करती है। देखिए सॉर्ट किया ना उसने, शुरू से ऊपर से नीचे की तरफ आप जा रहे हैं, बड़े कम होते जाते हैं, ये सॉर्ट हो रहे हैं। आप इसमें ग्रुप्स बना सकते, ठीक है। पहले उसमें आपके पास 5 kg से 1 kg तक का ग्रुप है, ठीक है। फिर लेस देन 1 kg से जो है ना 200 ग्राम तक ग्रुप है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना फाइन ग्रेन क्लेस का ग्रुप है। तो दिस इज सॉर्टिंग। तो स्ट्रीम सॉर्ट करती है, जैसे जैसे नीचे चली जाती है वो सॉर्ट करती जाती है सेडिमेंट, और जो सॉर्टेड सेडिमेंट्स जब ये डिपॉजिट होते हैं, सॉर्टेड सेडिमेंट को एलुवियम कहते हैं। तो जो डिपॉजिट हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एलुवियम कहते हैं। और एलुवियम जो है ना मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स जो है ना वो स्ट्रीम में बनाते हैं। अब डिपोजिशन कहाँ होगी, स्ट्रीम की चैनल पे होगी ना, और तो कहीं नहीं हो सकती। अब हम आपके पास जो है ना सिनेरियोज है, अगर स्ट्रीम बह रही है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट चैनल है, ठीक है, स्ट्रेट चैनल, इसके जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे पानी बह रहा है, तो डिपोजिशन कहाँ पे होगी, अगर उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी घटती है, मेरे टॉप पे तो नहीं होगी, मैं ऐसे बताया साइड वाइज तो देंगे ना। अब अगर आप ये बिल्कुल आपके पास ये स्ट्रेट चैनल है, जिसका जो बेड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, कोई उसमें टिल्ट नहीं है, हॉरिजॉन्टल बेड है, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी कभी आपने पानी पाइप में बहते हुए देखे, कैसे बहता है पानी, पाइप को आप देखें, पानी जो है ना वो ऐसे बहता है। तो पानी ऐसे क्यों नहीं बहता, पानी छोड़ेगा ना तो पानी ऐसे बहे, ऐसे जाए, बिल्कुल उसके साथ साथ ऐसे नहीं जाते, तो ऐसे जाते क्यों, because of the friction of these two sides of the pipe, उसको रेजिस्ट करते हैं मोशन। एज ए रिजल्ट दरमियान में पानी, क्योंकि इस पे रेजिस्टेंट कम होता है साइड से, क्या होता है कि पानी यहाँ पे आगे होता है, यहाँ पे पीछे पीछे। अब इसी तरह चैनल भी है कि आपकी चैनल अगर इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट है, तो क्या होगा, दरमियान में पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी और इधर से कम होगी फ्रिक्शन की वजह से। जैसी थोड़ी सी स्पीड कम होगी, आपकी साइड पे जो है ना डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। चैनल्स में हम इन डिपॉजिट को हम कहते हैं चैनल बार्स कहते हैं, और ये टेम्पररी फीचर होते हैं, क्योंकि स्पीड जब फिर ज्यादा होगी तो फिर आगे शिफ्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको ये स्ट्रेट चैनल की बात करें। अब ये वो स्ट्रेट चैनल जो कि हॉरिजॉन्टल है, उसका फ्लो, अगर उसका टिल्टेड फ्लोर होगा तो फिर डिपोजिशन किधर होगी, डिपोजिशन इधर होगी या इधर होगी, नीचे डिपोजिशन होगी। आ जाए, अब आप इसको देखो, अगर ये चैनल ऐसे टिल्टेड है, ये देखिए, और अगर इसमें पानी जाता है तो यहाँ पे पानी ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, ठीक है। इसलिए जब हम देखते हैं कि बास औकात हम बच्चों को या जो बच्चे तैराकी वगैरह नहीं करते, हम कहते थे किनारे किनारे पे नहीं, दरमियान में मत जाओ। एक तो ये हो सकता है कि अगर टिल्टेड है तो वो ये साइड डूंगा है ज्यादा, जब डूंगा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी की स्पीड भी ज्यादा है, तो ये आपके बहने की चांसेस ज्यादा है, इसलिए साइड की स्पीड कम है, ठीक है। तो अगर इस पे जो है ना, यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है, तो क्या होगा, चैनल की ऊपर साइड पे बार्स बनेगी, चैनल बार्स यहाँ पे बनेगी, स्ट्रेट में जो है साइड पे बनेगी, दरमियान में नहीं बनेगी। अगर इस तरह टिल्ट होता तो फिर इधर बनेगी, ठीक है।
ये आपने माइक माइक जो है ना म्यूट करें घर पे जो आप लोग जो बैठे हैं, यहाँ पे किसी का माइक नहीं चल रहा है। हेलो, ये घर पे जो स्टूडेंट बैठे हैं अपने माइक म्यूट करें प्लीज। हमारे 003 अमार, आप अपना माइक म्यूट करें बेटा। आप कर रहे थे, आप पे खोले हुआ था माइक, नहीं तो किसका ऑन था? चलो छोड़ दो बस। ये 052 का 052 को ओपन था बार बेटा, जिसका भी आप उसको म्यूट कर दें सर ये म्यूट ये तो स्ट्रेट चैनल की बात कर रहे हैं। अब दूसरे उसमें जाते हैं जहाँ पे चैनल मिएंडर करती है, दे आर मिएंडरिंग। जब आप थोड़ा सा प्लेन एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे चैनल जो है मिएंडर करना शुरू कर, जिगजैग मोशन है उसका। तो अब पानी यहाँ पे बह रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा जब पानी यहाँ से आए तो आउटर एज जो है यहाँ पे इरोजन होगी और इनर एज पे पानी की स्पीड जो है वो कम होगी। तो यहाँ पे जो है ना बार डिपॉजिट बनेंगे, यहाँ पे इरोजन होगी, यहाँ पे डेपोजिशन होगी, यहाँ पे इरोजन होगी, यहाँ पे डेपोजिशन होगी। इसीलिए वक्त के साथ साथ यहाँ पे इरोजन होती रहती है ना, तो ये आगे बढ़ता जाता है और ये इधर से आ गया, यहाँ पे आगे बढ़ता जाता है। पहले ये था मिएंडर, अभी मिएंडर जो है ना ये हो गए, ये पहले से पता गायब हो गया। दैट्स व्हाई जो पुराने दरिया है, आप इधर आराम से बैठ जाए, वरना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं क्लास में। समझे? जो भी आपने करना है, हाथ मिलाना है, एक दूसरे से हेलो हाय करना है, प्लीज डू इट आउटसाइड द क्लास। क्लास में आप यहाँ ये नहीं कि मैं उधर बैठूंगा आपके जो कोई है। नेक्स्ट टाइम मैंने किसी को देखा तो क्लास से निकाल दूंगा दोबारा। ठीक है जी, मेंडरिंग चैनल। और ये भी जा सकता है कि हाउ द deposition of the sediment takes place in the different scenarios और ये different scenario जो है ना आपके पास स्ट्रेट चैनल में और meandering चैनल में कहाँ पे deposition। तो ये चैनल के अंदर अभी क्या होता है कि जब ये ब्रेडेड स्ट्रीम्स, वो ब्रेडेड स्ट्रीम्स होती है, जब आप देखते हैं कि जब स्ट्रीम जा रही होती है तो ऑल ऑफ अ सडन की वेलोसिटी कम होती है, उसमें ये कुछ मटेरियल डिपॉजिट होता है और पानी जो है इधर से निकल जाता है आगे जाके यहाँ पे दोबारा जो है ना, और फिर ये इस तरफ से निकलता है। ये दो बंद आप जाए ये एबटाबाद की तरफ जाएं, नक्शे गली से उधर से नक्शे गली और एबटाबाद से, तो वहाँ पे हारो रिवर एक आता है, वहाँ पे आप उसको ऊपर से देखें, स्ट्रीम बेड आपको नजर आता है। देखिए कि मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे जो ढेगियाँ पत्थरों की लगी हुई और पानी उन ढेरियों के दरमियान में से ऐसे गुजर रहा है। तो ये होता है कि स्ट्रीम जो ऐसी आ रही थी, पहले सारा पानी था लेकिन स्पीड कम हुई तो क्या हुआ कि उसने चैनल के सेंटर में जो है ना डिपॉजिट करके मटीरियल, और ये पानी इसके इधर किधर से अब ये बड़े होते हैं ना सेडिमेंट से डिपॉजिट हो गए, अभी ये आगे जा रहे हैं। अभी इसने डिपॉजिट कर दिया, ये ऐसे आ गया, इसने डिपॉजिट कर दिया, ये ऐसे आ गया, और इस तरह ये आपके पास ब्रेडेड स्ट्रीम इसको हम कहते हैं। फ्लड प्लेन्स कौन से होते हैं? वो प्लेन्स होते हैं स्ट्रीम के ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीम व्हिच आर अंडर वाटर ड्यूरिंग फ्लड स्टेज। ठीक है, उनको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं, नाम उनके ऐसे। अब ये फ्लड प्लेन जो है क्या होता है कि ये आपके पास चैनल है, नॉर्मल हालात में इसमें ऐसे पानी बह रहा होता है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द चैनल। अब जैसे ही फ्लड होता है क्या होता है, पानी इधर ऊपर से किनारों से निकल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इसका जो एरिया है जहाँ तक पानी जा सकता है उसको हम उसको कहते हैं दिस इज द फ्लड प्लेन ऑफ अ स्ट्रीम। किसी स्ट्रीम का फ्लड प्लेन बहुत बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। नदर्न एरियाज में जहाँ पे स्टीप्स है
उनके फ्लड प्लेन्स हैं नहीं है, ये थोड़े हैं, छोटे हैं। जब जैसे जैसे हम आते हैं प्लेन एरियाज में, मेंडरिंग में आते हैं, तो उनकी फ्लड प्लेन जो है वो ज्यादा होते जाते हैं। तो ये वो इलाका है जहाँ पे पानी फ्लड के दौरान जाता है, ठीक है। और समटाइम्स दे आर many kilometers across, बहुत बड़े व्यूज हैं, depending upon the size of the stream, ठीक है, and the amount of water it flows during flood season, इसकी बेसिस पे जो है ना ये ज्यादा होता है। इसीलिए ये बहुत फर्टाइल लैंड है, क्योंकि वो मुख्तलिफ रॉक्स से आ रही होती हैं, उनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है, वो सॉइल्स होती हैं, जब वो पानी के साथ साइड पे चले जाते हैं तो डिपॉजिट हो जाती है। इसीलिए देखें ना, जहाँ पे आप देखें नदी नालों से पानी निकलता है साइड पे चले जाता है, फिर जब फ्लड सीजन खत्म हो जाता है तो वहाँ पे आपको मट्टी नजर आती है। तो मट्टी जो है ना वो बहुत फर्टाइल होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि फ्लड प्लेन्स पर रहें। आपकी पुरानी जितनी भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है या हमारी इंडस सिविलाइजेशन या गंधारा सिविलाइजेशन, उनको आप स्टडी करें तो ये रिवर्स के अलोंग ही रही है। इसीलिए रही है कि एक तो ये कि फ्रेश वाटर वो लेते थे इरिगेशन के पर्पज, प्लस जो था वो लैंड जो है वो ज्यादा फर्टाइल होती, इसीलिए वो जो है ना फ्लड। अभी भी बहुत सारे लोग देखे ना, जब ये फ्लड आते तो हम कहते हैं कि फलाने देहात जो है ना पानी में डूब गए। अब उन देहात वालों का काम है कि पानी के नजदीक क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि फर्टाइल लैंड है, पानी नजदीक है इरिगेशनल पर्पसेस के लिए, तो इसीलिए उनके घर और उनके खेत वगैरह जो है ना दरियाओं के नजदीक हो। आप देखें ना, ये पंजाब में बहुत सारे जो है ना देहात हैं, ये ज्यादातर जो है ना कोशिश करते हैं कि पानी के नजदीक रहें, और इन वजह से और जब फ्लड आता है तो सबसे पहले उन्हीं के लिए जो है ना वो बहुत इफेक्ट होता है। नेचुरल लेवीज, ये एक अनदर डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। कभी कभी ये क्वेश्चन है, राइट डाउन अ नोट ऑन द डिपोजिशन ऑफ द स्ट्रीम्स। तो फिर आपने इरोजन ट्रांसपोर्टेशन को नहीं डिस्कस करना, आपने सिर्फ और सिर्फ डिपोजिशनल फीचर सबसे देखना। डिपोजिशन कहाँ से शुरू हो जाती है, जब आपके पास वो ब्रेडेड स्ट्रीम से शुरू हो जाती है, ठीक है, ब्रेडेड स्ट्रीम बनी है, चैनल बार्स बनते हैं आपके, तो वो चैनल बार डिपोजिशनल उसमें आए, तो वही सारी चीजें स्ट्रेट चैनल, इंक्लाइंड चैनल, और उधर से आप डिपोजिशनल फीचर शुरू हो जाते हैं, वो आप यू हैव टू। और डायग्राम भी मैं मानता हूँ, ये याद रखना पर डायग्राम भी आपने। नेचुरल लेवीज, नेचुरल लेवीज क्या है, these are the natural landforms which are formed at the edges of the stream। स्ट्रीम बह रही है ना, ये स्ट्रीम बह रही है, कहते हैं इसमें से पानी। अब फ्लड सीजन में क्या होता है कि इससे पानी ओवरफ्लो करते हैं, जब ओवरफ्लो करते हैं तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ सेडिमेंट्स अलोंग विद इट, ठीक है, बहुत सारे सेडिमेंट्स यहीं पे डिपॉजिट होंगे ऐसे, और पानी ऊपर से चला जाए, ये इसका फ्लड प्लेन। नेक्स्ट सीजन में फिर फ्लड आता है, तो फिर ये जो बाउंड्री है ये उठ जाती है। ये नेचुरली फॉर्म्ड है ना, नेचुरल लेवीज, इसीलिए इनको नेचुरल लेवीज है। मैन मेड लेवीज भी, जब फ्लड आता है तो हमारे फौजी भाई जो है ना क्या करते हैं, उसे रेत की बोरियां जो है ना दरिया के किनारों पे डालते हैं। क्यों डालते हैं, इसलिए कि उसका किनारा आप ज्यादा कर लें, ताकि वाटर जो है ना ओवरफ्लो न करे। दोज आर मैन मेड लेवीज, वो भी बिल्कुल स्ट्रीम के पैरेलल बनाते रहते हैं ना, एक तरफ तो नहीं, सारी बोरियां जो है एक जगह पे तो नहीं डालते। So they put it on the banks of the river along its length. Similarly, natural phenomena से भी हमारे पास इस तरह की लेवीज बनती है, हमको नेचुरल लेवीज कहते हैं। और जब पानी जो है बाज़ औक़ात ये इतनी बड़ी होती है कि एक दफा पानी से आ जाए तो फिर वापस नहीं जाता है, फिर वो क्या करते हैं, वो पानी कहीं तो जाने ना, then it flows parallel to the stream। ये स्ट्रीम जा रही है, इसकी पैरेलल फ्लो कर, उनको क्या कहते हैं, याजू ट्राइब्यूटल्स कहते हैं, उनको याजू ट्राइब्यूटल्स। और फिर जहाँ पे उनको किसी जगह पे जो है ना मौका मिलता है, या जहाँ पे जो उनको लैंडफॉर्म्स ऐसा होता है कि वो दोबारा जो है दे कैन जॉइन द मेन स्ट्रीम।
आर्टिफिशियल लीव्स, ठीक है, आर्टिफिशियल लीव्स के बता दिए जब हम खुद जो है ना बनाते हैं। और ये किस लिए करते हैं? आप जो है जो सराउंडिंग वो है पॉपुलेशन है उसको बचाने के लिए जो है हम नहीं करते। लेकिन नेचुरल फिनोमेना से भी जो है ना ये लैंड फॉर्म जो है ना वो बन alluvial fans and deltas. These are other depositional features. Alluvial fan, कभी कभी होते हैं कि what are the difference between the alluvial fan and deltas? ये भी छोटे से या फिर अगर depositional feature पे आपके लिए नोट आएगा तो then you have to explain those things in that question. Alluvial fans क्या है? जब abrupt जो है ना वो होती है, अब ये gradient है और ऑल ऑफ ए सडन जो है ना ये जीरो हो जाए, स्ट्रीम अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आ रही है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये तो क्या होगा, तो फिर स्ट्रीम यहाँ पे सब कुछ इधर डिपॉजिट होगी क्योंकि जीरो हो गई है ना, अब उसको लेके नहीं जा सकती। अब पानी चले जाएगा और इसकी स्पीड जो है ना बहुत थोड़ी रह जाएगी, तो यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ना मिलता है। अमूमन आप देखते हैं कि दो पहाड़ है इस तरह से और इधर जो स्ट्रीम आ रही तो क्या होता है कि यहाँ आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है, फैन शेप स्ट्रक्चर नजर आता है, इसी को उनको क्या कहते हैं, alluvial fans कहते हैं। And these structures are formed on the land. And similar structure when they form in the water body, then we call it delta. जब आपकी जो है फास्ट मूविंग स्ट्रीम जो है ना when it joins the slow moving stream तो क्या होगा, तो वहां पे उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, ये स्ट्रीम है, ठीक है, दूसरी स्ट्रीम जो है ना यहाँ पे आ रही है और ये एट लोअर स्पीड है, ये हाई स्पीड पर, जब इस पे ये ज्वाइन करेगी तो क्या होगा, इसकी स्पीड तो लो है ना, एज रिजल्ट क्या होगा, यहाँ से जो है ना सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना शुरू और फिर जो है ना ये चीज बढ़ती जाएगी एंड इट assumes the shape of a delta, that's why we call it a delta. एक स्ट्रीम हाई स्पीड लो स्पीड स्ट्रीम मिल जाएगी, या फिर एट द एंड हमारा जो इंडस रिवर है इट गोज इनटू द अरेबियन ओशन, इट फॉर्म्स अ डेल्टा ओवर देयर, ठीक है। एक ये है इसका कि जमीन पे बनते, समुद्र में बनते, और क्या है कि एलुवियल फैन जो है ना वो बहुत स्टीप होता है एज कंपेयर टू द डेल्टा। दूसरे इसमें ये delta stream enters into ocean और लेक बता दिए। अब जब कोर्सर पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम से बैठ जाते हैं ना, वो कोर्स वो जो है ना आपका फोर्स सेट बनाते हैं, फाइनर पार्टिकल्स उनके ऊपर से आगे चले जाते हैं और वो नीचे डिपॉजिट होते हैं, तो उनको वो बॉटम सेट बनाते हैं। और जो कोर्सर पर टॉप सेट वो बनाते हैं जो बहुत फ्रंट स्टेज से रहना, ये तो नॉर्मल स्टेज है, ये छोटे सेडिमेंट्स नॉर्मल हो गया, कोर्स डिपॉजिट हो गया, फाइन जो है ना पानी के साथ आके उसके ऊपर से चली गई और ये नीचे बॉटम सेट बन गया। अब इनके ऊपर क्या होगा, सब के ऊपर जब कभी फ्लड स्टेज होगा तो फिर बड़े पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो दे विल मेक द टॉप सेट ऑफ द डेल्टा। अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखें, आप उसको ऐसे देखेंगे कि आपके पास ये बॉटम सेट है, ठीक है, ये आपका बॉटम सेट है, ये आपके पास जो है ना फोर सेट है, और इसके बाद टॉप सेट जो है ना ऊपर आता है जब आपके पास बहुत बड़े साइज के जो है ना सेडिमेंट से डिपॉजिट होते हैं। बर्ड फुट डेल्टा भी इसको कहते हैं कभी कभी, क्योंकि इट लुक्स लाइक अ फुट ऑफ अ बर्ड, और इसमें आपके पास मिसिसिपी डेल्टा मशहूर है, इसका साइज जो है ना thousands of kilometers, and it is very good for the formation of coals और ये जो डेल्टा इन्वायरमेंट है, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स के लिए भी डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द or the type of the organic matter being deposited. Conditions here to form the delta.
दो कंडीशन है, एनफ सेडिमेंट लोड एंड काम डिपोजिशनल एनवायरनमेंट। अगर सेडिमेंट लोड नहीं तो डेल्टा तो नहीं बनेगा ना। एक स्ट्रीम आ रही पानी वाली, दूसरी पानी वाली स्ट्रीम में जा रही है तो पानी पानी जा रहा है, ठीक है। अब वो थोड़े से सेडिमेंट है तो हो सकता है लो स्ट्रीम वाली भी इसको ले जाए। देयर मस्ट बी एनफ लोड टू फॉर्म द डेल्टा, ठीक है। प्लस उसमें यह है कि आपके पास काम डिपोजिशनल एनवायरनमेंट होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रीम जो है वो स्लो स्पीड पे है और मेन स्ट्रीम जो है वो हायर स्पीड पे है तो फिर तो वहां पे सेडिमेंट नहीं रुकेंगे ना। इस स्ट्रीम के सेडिमेंट जैसे से आएंगे तो आगे चलते जाएंगे। तो दो कंडीशन, एक तो एनफ सेडिमेंट लोड होना चाहिए, इसमें सेडिमेंट बहुत ज्यादा होने चाहिए डेल्टा बनाए। दूसरी ये है कि यहाँ पे जो है ना इसकी स्पीड कम होनी चाहिए या काम सेडिमेंटरी एनवायरनमेंट होनी चाहिए। मेन स्ट्रीम में जहाँ पे जा रहा है, अब जब ये ओशन में जाते ओशन में तो काम एनवायरनमेंट होती है ना, तो ऊपर नीचे पानी होता है, जबकि रिवर की स्पीड ज्यादा होती है तो वहां पे आपके पास जो है वो डेल्टा बंद है। या फिर अगर यहाँ पे जो है ना साइड से करंट जो है ना लॉन्गिट्यूडनल करंट होती है, कौन सी होती है, अगर वो भी आ रही है तो फिर भी क्या होगा, यहाँ से सेडिमेंट्स इसमें दाखिल होंगे लेकिन साथ जो करंट्स आ रही है तो सेडिमेंट्स को आगे ले लेके जाते हैं, कभी भी डेल्टा नहीं बने, ठीक है। सेडिमेंट लोड ज्यादा होने चाहिए, enough supply of the sediments, continuous supply of the sediment होनी चाहिए, plus the environment of deposition should be calm, तब जाके आपका जो है ना वो डेल्टा। Placer deposits, these are also deposits related to the meandering stream. For example, the placers कौन से, placer deposit इकोनॉमिक जियोलॉजी और जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपने ये डिपॉजिट बना, पूरा एक चैप्टर है इस पे प्रेशर डिपॉजिट क्या चीज होती है, डिफरेंट टाइप के प्रेशर डिपॉजिट होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल इससे यहाँ पे मेंटेनेंस की थीम आपको दी है, ठीक है। जो भी हैवी मिनरल्स हैं, मैकेनिकल जो ना डिपोजिशन होती है वहाँ पे, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखते हैं ये जो है ना आपका एरोसिव पार्ट, यहाँ पे स्ट्रीम एरोड करेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपके स्पीड कम है, अब पानी जो है ना फॉर एग्जांपल ये ऐसे बह रहा है तो क्या होगा, ये स्ट्रीम ऐसे जाएगी तो ये इसका ये पार्ट हो गया ना अंदर वाला पार्ट, यहाँ से सेडिमेंट्स डिपॉजिट यहाँ पे होगा। अब अगर ये एरोजन हो रही है, यहाँ पे स्पीड कम है तो ये ऐसे जब आएगी इस टर्न पे जो है ना ये जो हैवी मिनरल्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। सेडिमेंट्स की सूरत में हमने कहा था ना वो सेडिमेंट्स है, तो चैनल बाहर जाने को कह रहे हैं। प्रेशर डिपॉजिट्स हम कहते हैं, डिपॉजिट जो है ना जब हम इकोनॉमिकली टर्म में बात करते हैं तो प्रेशर डिपॉजिट मुख्तलिफ हैवी मेटल्स हैं, या जैसे आपके पास टिन है, गोल्ड है, आयरन है, क्रोमाइट है, ठीक है, डायमंड है, दीज आर हैवी मिनरल्स। तो क्या होता है कि जैसे ही वो जाएगी स्पीड ऊपर तो स्पीड ज्यादा है, नीचे स्पीड कम है, तो हैवी मिनरल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो, फिर नेक्स्ट बैंड पे फिर जो है ना इरोजन, इधर इरोजन होगी, इधर जो है ना डिपॉजिट। इसी तरह यहाँ पे आपके पास ये जो है ना इकोनॉमिक मिनरल जो है ना इफ दे आर एनरिच्ड, गोल्ड है, सिल्वर है, ये और भी है, इनको दोबारा माइन कर प्रेशर डिपॉजिट माइनिंग करते हैं एंड वी टेक दोस थिंग्स आउट, इसलिए हम इनको कहते हैं पे स्ट्रीक कहते हैं, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली जो है ना वो बेनिफिशियल है, इसको हम पे स्ट्रीक्स कहते हैं, दे पे व्हेन यू गेट दिस। और वक्त के साथ साथ जब वी आर लुकिंग फॉर द प्रेशर डिपॉजिट, तो मैंने कहा कि वक्त के साथ साथ मेंडर जो है ना वो चेंज होते जाते हैं, देन वी हैव टू हैव द पैलियो जियोग्राफी, हमें पता होनी चाहिए कि ये जो दरिया था ये पहले आज से 2000 साल पहले किधर होता था, आज किधर है, ठीक है। देन वी फाइंड आउट दोस प्लेसेस, फिर हम इन जगहों को तलाश करते हैं, पुराने उसमें उनकी बेंट्स निकालते हैं, फिर ये जगह तलाश करते हैं, दैट हाउ वी डू द प्रेशर डिपॉजिट्स माइनिंग और सरफेस माइनिंग है। इस खर्चे भी कम आते हैं, समझ गए ना। आपके पास ये इंडस रिवर के जो है ना उसमें गोल्ड पार्टिकल्स आते हैं,
बेड रॉक इसकी और किधर होगी, पता नहीं किधर है, लोड डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, लेकिन वहां से एरोड होते हैं सेडिमेंट्स और उसके साथ गोल्ड पार्टिकल साथ साथ आते हैं। तो बहुत सारी फैमिलीज आप देखिए इंडस रिवर पे जो है ना, इन जगहों पे जो है उन्होंने पड़ाव की हो, रिवर की बेंड्स पे, इनर बेंड्स पे वो पड़ाव करते हैं, और क्योंकि पानी भी उनके पास है तो वो ये सेडिमेंट्स निकालते हैं और एक ऐसा वो बनाते हैं जिसपे ऐसा स्ट्रक्चर बना यहाँ पे डाल देते हैं रेत को, पैनिक नहीं करती। घर में हम लोग कभी आपने देखा माँ को जो है ना माश की दाल जो है ना वो धो रही है, साफ कर, आपने खुद किए कभी यार, मिलता है इसलिए आप लोग तो वैसे भी शायद डालते हैं ना, आप तो बिल्कुल कभी देखिए माँ को या बहन को पैनिंग करती हुई माश की दाल को, ताकि पत्थर आपके मुंह में ना आए, और पत्थर आ जाए तो फिर आपके मुंह से जो है ना वो बातें भी सुननी पड़ती हैं। स्पेशली वाले साहब कहते हैं कैसी वो दाल बनाई यार नवारे में है, ऐसे कहते हैं ना लोग। वो क्या कहते हैं कि पैन करती हैं आपकी माएँ बर्तन में, उसको ऐसे ऐसे हिलाती है, गोल गोल हिलाती है, और क्या होता है उसको ऐसे ऐसे नहीं हिलाते, उसको थोड़ा सा बैंड दे के हिलाती हैं। जब उसको हिलाती है तो क्या होता है कि जो पत्थर होते हैं दाल की बनिस्बत भारी होते हैं, तो क्या कहते हैं जब इस तरह हिलती है तो वो पत्थर नीचे की तरफ बैठने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फिर इसी तरह ऊपर से वो दाल में डाल लेती हैं तो नीचे वाले पोर्शन में जो है ना पत्थर रह जाते हैं। That's how they get those। पहले देख तो आंखों से देखते हैं ना हम लोग बड़े बड़े पत्थर निकालते, आजकल जो है ना बड़े उस्ताद लोग हैं जो माश की दाल में जो है ना ये छोटा पत्थर जो मार्बल का है ना वो उसमें डालते हैं, ताकि मार्बल इट लुक्स लाइक दाल ना, माश की दाल की तरह दिखता है, ये चने उसकी तरह दिखते हैं, इस तरह उनमें पत्थर डालते हैं। ये हमारे उसमें बहुत काम है। 40 किलोग्राम की 100 ग्राम की एक वो आती है, बोरी आती है, ठीक है, अगर उसमें हम 3 किलो 2 किलो पत्थर डाल दें तो नहीं पता चलता कि किधर गए 100 किलोग्राम, दे मिक्स इट। लेकिन 3 किलोग्राम अगर वो 200 रुपए किलोग्राम है वो चीज, उसका मतलब है कि 600 रुपए वो बोरी ज्यादा बनाएगी ना पैसे। गुरु रहमान ने कहना है, कहती है कि हम तराजू कायम किया गया है, पूरा तोला करो। मिलावट पे अल्लाह ताला ने पुरानी पूरी जो है ना नस्लें तबाह की हैं, पूरी कौमों को उलट पुलट किया है, सिर्फ मिलावट पे, कम तोलने पे, छोटी छोटी उस पर बातों पे। ये तो दूसरे वसल्लम की उम्मत के साथ उसने वादा किया कि इनको मैं एक ही दफा देखूंगा एंड में, ठीक है, अदरवाइज वो उसी वक्त नहीं जाएगा पता नहीं। और जो कौम कहते ये काम मत करो, नहीं करो तो काम नहीं करती थी, खत्म, दूसरी कौम, उसके लिए तो मुश्किल नहीं है, दूसरी हमारी जगह हटा के दूसरी कौम ले। तो ये इस तरह से प्रेशर डिपॉजिट बनते हैं, तो वो लोग भी ऊपर जो है ना ये सेडिमेंट्स डाल देते हैं एंड उसके ऊपर पानी साथ में डालते तो क्या इस तरह पानी चलते जाता है। तमाम लाइटर मिनरल्स होते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइकस, सैंड में वो काम होते हैं, तो वो क्या कहते हैं वो बह के चले जाते हैं, और यहाँ पे ग्रूव्स में हैवी मिनरल्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं, और यूजुअली दे आर एमिंग फॉर द गोल्ड। तो वो एक दिन में बहुत छोटा सा गोल्ड ग्रेन जो है वो निकाल देते हैं, गोल्ड नगेट्स उनको हम कहते हैं, देन दे कैन सेल इट इन द मार्केट एंड डू देयर लिविंग्स, ठीक है, उससे जिंदगी में गुजारते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर ये कुछ मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कॉन्गो या इस तरह के जो कंट्री है इसमें वो पानी में छानते हैं, डायमंड निकलते हैं सर, वो भी यही चीज होती है? एक प्लेसर डिपॉजिट है ना, बिल्कुल एक ही चीज है, ठीक है ना। प्लेसर डिपॉजिट अफ्रीका में ये जो प्लेसर डिपॉजिट एक तो होते हैं जो उसमें बेड रॉक में वो होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं, वो अलग हैं। ये जो है ना जब वेदरिंग से वो रॉक जो है वो सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाती है, फिर ये सेडिमेंट्स रिवर्स में आते हैं, और फिर जो रिवर्स के अलाउंग जो है ना ये लोग आपने ठीक वो मूवी देखी हुई है, तो ये वो प्लेसर डिपॉजिट है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है ड्रेनेज बेसिन का, ठीक है। ड्रेनेज बेसिन क्या है? वो लैंड जो किसी भी स्ट्रीम को पानी मुहैया करे उसको आप ड्रेनेज बेसिन
ठीक है। जैसे ये स्ट्रीम है, ये इसका, और ये इधर आ जाता है, ये एक स्ट्रीम है, ये इसका ड्रेनेज बेसिन है। पहाड़ के दरमियान जो नदी से आ रही होती है, उसके साथ स्लोप में पहाड़, वो उसका ड्रेनेज बेसिन, जो पानी इधर गिरता है सारा सारा उस नदी में। अब ये पहाड़ उस तरफ जो पानी गिरेगा तो वो तो इस नदी में नहीं आएगा, वो दूसरी नदी में जाएगा। तो क्या हो कि ये जो लाइन है जो बिल्कुल टॉप है इस तरह से माउंटेन की, तो वो उसको हम कहते हैं डिवाइड कहते हैं। इमेजिनरी लाइन है जो कि सेपरेट करती है ड्रेनेज बेसिन। फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, ठीक है, इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। एक स्ट्रीम यहाँ पे बह रही है और दूसरी स्ट्रीम यहाँ पे बह रही है। इन स्ट्रीम पे ये जो है ना, जो रिज है, दिस इज द डिवाइड। अब इधर पानी गिरेगा तो स्ट्रीम में आएगा, इधर पानी गिरेगा तो स्ट्रीम में। तो वो लाइन जो कि दो रिवर्स की जो है ना ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करे, उसको हम डिवाइड कहते हैं। अब ये लोकल लेवल पे भी हो सकती है और रीजनल लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपके इसके फिर आर्डर होते हैं, आप देखिए फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर होती है। अब ये स्ट्रीम जो है ना आपके पास फर्स्ट आर्डर है, ये स्ट्रीम है, ये भी पहले पे, फिर जो है ना ये आगे चली जाती, ठीक है, ये यहाँ आके यहाँ पे मिलती। अब ये एरिया जो है ना ये सेकंड ऑर्डर का होगा। अब इधर इधर जो बारिश होगी वो स्ट्रीम में जाएगी, इधर जो बारिश होगी इधर स्ट्रीम में जाएगी। इसी तरह जो है ना आप आगे चलते जाते हो, ऑर्डर जो है ना वो चेंज होते जाते। और इसी के बेस पे व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज बेसिन। ये क्वेश्चन है ड्रेनेज बेसिन। हमारे पास 4 किस्म के ड्रेनेज बेसिन होते हैं, और ये ड्रेनेज पैटर्न, सॉरी ड्रेनेज पैटर्न जो ये जो है ना सिस्टम है इंटरकनेक्टेड स्ट्रीम्स, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ स्ट्रीम्स, इसको हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन तो वो जगह है जो बारिश का पानी स्ट्रीम में लेके जाती है, तो उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। और ड्रेनेज नेटवर्क जब बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती हैं तो उसको हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। और ये किसकी बेसिस पे वेरी करता है, काइंड ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स, किस किस्म की रॉक्स नीचे हैं, ठीक है। और दूसरी है कि स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं, फोल्ड है, फॉल्ट है, उसके बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न्स बनते हैं। अभी हम इनको एक ही करके देखते हैं कि वो ड्रेनेज पैटर्न्स कौन से हैं। डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बिल्कुल ट्री लाइक, दे देंगे ये अपना सैटेलाइट पिक्चर है, ठीक। अगर आप रिवर इंडस को देखिए और किसी को देखें तो ये इट इज ट्री लाइक पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे ये आ रही है, इसके साथ फिर ये आ रही है, ये सब। अब बेसिकली इट इज अपसाइड डाउन है, ये ऐसे है। इसमें जो है जैसे जैसे नीचे जाते जाते साथ में ट्राइब्यूटिस मिलती जाती है, ये ट्री लाइक पैटर्न है, तो इसको हम कहते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। और इसमें क्या है कि इस किस्म के पैटर्न उस जगह पर बनता है जहाँ पे अंडरलाइन रॉक जो है ना यूनिफॉर्म हो, उसमें वो ना हो, चेंज ना हो, एक किस्म की रॉक हो। सॉफ्ट है तो सॉफ्ट है, हार्ड है तो हार्ड। सिर्फ जो कंट्रोलिंग फैक्टर है वो उसका जो है वो स्लोप है, डायरेक्शनल स्लोप है, वो जो है ना डिटरमिन करता है कि किस तरह से स्ट्रीम्स में जो है ना उसको फ्लो करना है। और इस तरह के एक हमें पैटर्न सब मिलते हैं जिसमें इंटरकनेक्टेड स्ट्रीम्स होती हैं, इट लुक्स लाइक अ ट्री, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ डेंड्रेटिक पैटर्न। दूसरी टाइप है रेक्टेंगुलर पैटर्न, एज इट्स नेम सजेस्ट दैट ये जो है ना इसमें जो स्ट्रीम्स जो है ना दे एट राइट एंगल जो है ना बेंड, ठीक है।
और ये उन इलाकों में डेवलप होता है जहाँ पे फॉल्ट्स हों या क्रैक्स हों, तो स्टीम ऐसी जा रही है, आगे से क्रैक है, फॉल्ट है, तो इसके एलान आगे से, ठीक है, फिर दूसरी स्टीम के साथ मिल गई, फिर आगे जाकर फिर किधर क्रैक श्रैक आ गया, इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है एंड एज ए रिजल्ट यू गेट रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न जैसे इसका नाम बताया, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, और ये कहाँ पे होते हैं, जैसे आपके वोल्केनोज हो, ठीक है, जो स्नो कवर्ड वोल्केनोज होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना, यहाँ से शुरू होता है, इस तरह से स्ट्रीम्स आती हैं, दिस इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। ये ड्रेनेज पैटर्न है, या डोमल अपलिफ्ट, जहाँ पे ऐसे अपलिफ्ट होगी, ठीक है ना, जैसे आप जो शादी ब्याह पे हम जो है ना वो तंबू लगाते हैं, तंबू जैसे पहचान दिया, ऐसे उसको नीचे से जो है पाइप से ऐसे होता है। अब इसमें बारिश का पानी आएगा, बारिश का पानी आएगा तो अगर ये डोम है, डोम और एंटीक्लाइन में फर्क है, ठीक है। अब आप अपनी बुक को जो है ना ऐसे कर लें, दिस एंटीक्लाइन, ठीक है, टू वे क्लोजर इसको हम कहते हैं, टू वे क्लोजर। इफ इट इज फोर वे क्लोजर, जैसे आप बॉल जो है ना ऊपर उल्टा रख दें, चारों तरफ से जा रहा है ना, दैट इज फोर वे क्लोजर उसको हम कहते हैं। जब आप पेट्रोलियम जियोलॉजी पढ़ेंगे वहां आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है, डोम क्या चीज है, एंटीक्लाइन क्या चीज है। अगर इस तरह से डोमल स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे हमें जो है ना ये रेडियल पैटर्न मिलेगा। अब ऐसा बॉल है, पुराने जमाने के बॉल होते थे जिसमें हम लोग पानी पीते थे, उसमें वो उसकी बेस नहीं होती थी, ऐसी गोल सब बना देते थे, ठीक है। अगर उसमें आप पानी डालें तो उसके चारों तरफ पानी जाता है, दो तरफ पानी नहीं जा रहा। जब और कोई चीज ऐसे रख दें और उसमें पानी डालें तो इधर इधर डालें, इधर तो नहीं है कोई जगह। जैसे टू वे क्लोजर कहते हैं उनको, फोर वे क्लोजर कहते हैं। तो जहाँ पे फोर वे क्लोजर डोमल टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो वहां पे आपका जो है ना रेडियल पैटर्न जो है ना डेवलप होगा। ये एक ही सेंट्रल पॉइंट से जो है ना स्टीम जनरेट हो रही है। The last one is trellis pattern. ट्रेलिस जो है ना वो गार्डन को कहते हैं, बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके जमींदार जो है वो फार्मर जो है ना अपने फील्ड्स को क्या करते हैं, बीच में से वो जा रहे होते हैं, मेन स्ट्रीम जा रहे होते हैं, उसको साथ साथ लगाते जाते हैं, ठीक है। ये एक फील्ड ये है, दूसरा फील्ड ये है, तीसरा फील्ड ये है, इसको पानी लगाते जाते हैं। अब हम ये तो इधर से जा रहा है ना, हम कहते हैं कि जब ट्राइब्यूटरीज जो है ना एट राइट एंगल ज्वाइन करें मेन स्ट्रीम को, उस टाइप के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। And it develops when the areas where alternate resistant and less resistant, जहाँ पे बहुत रेजिस्टेंट हो फिर जो है ना लेस रेजिस्टेंट हो, क्या क्या अब इधर से जा रही है, लेस रेजिस्टेंट है, इधर से काट के इधर से चले जाए, इधर से काट के नहीं जा सकती ना, इधर से जाके मेन को मिल जाए, हार्ड है, फिर आगे सॉफ्ट है, फिर उधर नीचे जाएगी, फिर इसके बाद फिर इधर से मिलती है, इस तरह से मेन के साथ जो है ना आपकी ट्राइब्यूटरीज मिलती जाएंगी। तो इस तरह का जो पैटर्न डेवलप होता है उसको हम ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। ये पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक। वैसे तो चाहिए था कि मैं ये चैप्टर खत्म कर देता, लेकिन चलिए थोड़ा सा कल भी पढ़े, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली 4 क्लासेस। आज की क्लास है, कल की क्लास में हमने कोर्स को खत्म कर दिया। एक फोल्ड एंड फॉल्ट का चैप्टर है स्ट्रक्चर का, तो वी कैन फिनिश इट वेरी इजीली आधे घंटे में। तो ये इसमें बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैप्टर यही है आपका। तो कभी कभी मैं देता हूँ कि write down the note on the antecedent and superposed streams. अब जैसे हमने कहा कि अगर आपके पास जब रिवर या स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है तो वो क्या कहती है कि अपना बेड काट रही होती है नीचे की तरफ। अब हमने कहा था कि बेस लेवल क्या चीज है, बेस लेवल क्या चीज है, क्या है पता है? बेस लेवल हमने पढ़ा था, किसी जमाने में पढ़ा था हम लोग, 2-3 साल।
स्पेशली दो एक बात खास में मतलब व्हाट इज द बेस लेवल, फिर हमने कहा अगर डैम बनाए तो बेस लेवल में क्या फर्क होगा, या फिर जो है ना पानी जो है ना सी लेवल में ड्रॉप हो जाए तो बेस लेवल पे क्या होगा, बट व्हाट इज बेस लेवल, इकट्ठे नहीं होते रहते हैं, बस में तो डिपोजिशन होती है। बेस लेवल में द लोएस्ट लेवल द स्ट्रीम कैन कट, ठीक है, अब इट्स अ चैनल, उस लेवल को जिस हद तक वो कट कर सकती है तो उसको हम उसको बेस लेवल, अब उसी को हम ज़हन में रखते हुए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टर्म आती है वाटर गैप। बहुत सारी क्या होता है कि माउंटेन है जहाँ पे आपके जो रिज जो है ना उस बनाते, माउंटेन काटता है रिज को, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको यहाँ से जो है ना वो निकलता है, स्ट्रीम निकलती है यहाँ से, तो ये क्या है कि ये अगर हम उसको वो देखें ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक ही मॉडल जिसको इसने से काटा है। यहाँ पे आपको देखते यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पे माउंटेन जो है ना शार्प हुआ है, कट है, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैप है। और कैसे वाटर गैप कैसे प्रोड्यूस होता है, दो सिनेरियोज हैं जहाँ पे आपके पास वाटर गैप का प्रोड्यूस हो सकता है, जो इस जो स्टीप वॉल नॉच जो है वो बन सकती है। कैसे बन सकती है, फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा है कि एंटीसीडेंट स्टीप एक है एंटीसीडेंट और दूसरी कौन सी है सुपरपोज्ड, दो सिनेरियोज हैं जिसमें वाटर गैप क्रिएट हो। आपने कभी लकड़ी कटवाई है आरा मशीन पे, आपने तो नहीं कटवाई, किन्होंने कटवाई, किसने कटवाई, आप गए हैं कहीं? हाँ, कैसे काटते हैं, दरमियान से लकड़ी ऐसे सीधा करती है, वो वाली ड्रोन होती है ना, सीधा करती है, उसके बाद पहले क्या करते हैं कि वो अड्डा होता है जिसको हम अड्डा कहते हैं, जो बेस होती है उसको पहले से नीचे करके उसके ऊपर लकड़ी को फिट कर, और उसके बाद में जो है ना अड्डे को ऊपर उठाते हैं, ऊपर से जो है ना सॉ चल रहा होता है, और जब उसको सॉ के साथ चला देते हैं तो देन वी मूव अप बैक एंड, पहले से इधर लगा के नहीं लगाते हैं लकड़ी, ठीक है ना। तो अगर स्पेशली व्हेन यू आर कटिंग बिग लॉन्ग्स तो फिर क्या होता है, बिल्कुल एंटीसीडेंट स्ट्रीम ऐसे होती है कि व्हेन दी स्ट्रीम वाज प्रेजेंट बिफोर द रिज फॉर्मिंग, ठीक है। अब क्या होता है कि स्ट्रीम जो है ना गुजर रही है, ठीक है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि ये रिज बन रही है साथ साथ। ये देखिए पहले उसमें ये है, ये सिनेरियो देखिए, ये स्ट्रीम बह रही है ना, प्लेन सरफेस है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से क्या है कि ये चीज जो है ना ये उठ रही है, आरा चल रहा है ना, इसे तो काटना, ये स्ट्रीम है। अब क्या हुआ कि ये रिज जो है ना, ये रिज ये पहले से जमीन के अंदर मौजूद थी, ठीक है, लेकिन टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये ऊपर आ रही है। जब ये ऊपर आती है तो क्या होगा, कटेगी ना, ये लकड़ी कटेगी ना, ऊपर चलती जाएगी तो कटती जाएगी, चलती जाए तो कटती जाएगी, ठीक है। एक से जाएगा कि ये ऐसे ऊपर से कट जाएगी, और उस जो आपके पास स्टीप साइड वार्ड नॉच वो बन जाएगा स्ट्रक्चर से, तो स्ट्रीम भी बह रही है और आहिस्ते आहिस्ते जमीन उठ रही है और उसको काटती जाती है, एकदम से उठी तो वो नहीं काट देती, फिर इधर से चली जाएगी, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ टेक्टोनिक एक्टिविटी भी सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से उठती है जमीन, ऐसे नहीं 6 फुट 10 फुट उठती है, ऐसे नहीं उठती, वो जल्जला आता है अचानक, जब जल्जला अचानक होता है स्ट्रीम जो है ना चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज कर जब ऐसी चीज सिनेरियो, ये नॉर्मल उसमें प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जमीन उठती जाती है और वो कटती जाती है, उठती जाती है कटती जाती है, और फिर एक मुकाम ऐसा है कि उसके दोनों तरफ पहाड़ होता है, दरमियान बीच में जो है ना, आप बहुत सारी जगह में जाकर देखें तो ऐसे होते हैं स्टीप वॉल जो है ना, आपके पास माउंटेन है, दरमियान में से स्टीप गुजर,
ये वो सिनेरियो एंटीसीडेंट स्ट्रीम से हमारे पास ये जो है वाटर गैप बन सकता है। समझ आ गई? दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं। पहले सिनेरियो में क्या था कि साथ साथ स्ट्रक्चर जो है ना उठ रहा था, स्ट्रीम अपनी जगह पे थी लेकिन स्ट्रक्चर उठ रहा था, तो स्ट्रीम ने उसको काटा। अब दूसरे सिनेरियो में ये है कि स्ट्रीम जो है ना अपना बेड काटती जा रही है वक्त के साथ साथ और वो लोअर होता जाता है, उसे जो है ना जो चैनल फ्लोर है तो चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है और इस हद तक पहुंचते हैं कि नीचे जो स्ट्रक्चर उसको इनकाउंटर करते हैं और फिर जो है ना इसको ऊपर से काट। पहले ये था कि हमने लॉग जो है ना ऊपर उठाया था, हमारा जो सॉ था ना उस जगह घूम रहा था, फिर हमने लॉग को ऊपर उठा के उसको कटवाया था। अब लॉग जो है ना उसी जगह बैठा हुआ है, हमने क्या कि आ रहे को नीचे की तरफ, अब स्ट्रीम नीचे गई है और इट एनकाउंटर्ड सम स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को साथ साथ काट दिया। और ये दो सिनेरियो में जब हमारे पास वाटर गैप है, समझ आ गई है? आगे है ना। एक सूरत में क्या होता है कि स्ट्रीम बह रही है, नीचे से स्ट्रक्चर अपवर्ड आता है, लॉग हम ऊपर लाते हैं कट। दूसरे में जो है ना हम ऊपर से जो स्ट्रीम जो है ना नीचे होती जा रही है और फिर कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है तो वहां पे एनकाउंटर होगा, जहाँ पे नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन जहाँ पे है तो वो उसको इस तरह से काटेगी। That's how we will get that water gap. देखिए ना यहाँ पे ये स्ट्रीम बह रही है, नीचे स्ट्रक्चर है, वो अपनी जगह पर वो हिला नहीं है, फिर क्या कि स्ट्रीम जो है ये काटती जाती है। देखिए ना इस हद तक पहुंची है कि नीचे से स्ट्रक्चर जो है ना उसने एनकाउंटर किया और स्ट्रक्चर को काट के स्ट्रीम निकल गई। पहली सूरत में क्या कि वो स्ट्रक्चर उठा था, टेक्टोनिक एक्टिविटी अपने की वजह से वो कटता गया साथ, और इसमें से पानी गुजरे तो हम क्या कहते हैं? वाटर गैप कहते हैं। अगर ये पानी इसमें से न गुजरे तो फिर आप इसको कहते हैं विंड गैप। फिर पानी की जगह हवा गुजरती है, पानी सूख जाए फिर उसमें हवा गुजरेगी ना, फिर उसको हम क्या कहते हैं? विंड गैप कहते हैं। ये इस किस्म की स्ट्रक्चर आपको बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा मिलती है, ये स्ट्रीम नाच है, ये मिलते हैं यहाँ पे आपको। तो आप देखिएगा, आप गूगल करके देखिएगा किस तरह से। चल इस पे मेरा ख्याल है हम आज रोक लेते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह कल हम आज मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने शुरू कर दिया, कल भी इसी तरह करो, कोई आया नहीं आप शुरू कर दीजिए ताकि हम कोर्स। सर हाँ जी सर, ये एक दफा थर्ड वाली स्लाइड दिखा देंगे डिसोल्यूशन वाली सर? कौन सी वाली? पिछली ये वाली जो सर थर्ड नंबर पे दिखाई थी सर, डिसोल्यूशन वाली, ये वाली स्टार्ट किया था ये तो सर बहुत शुरू में सर। कौन सी वाली? ये वाली सर सबसे शुरू वाली, उसमें जो थर्ड नंबर पे थी डिसोल्यूशन। कौन सी वाली? ये वाली सर इससे पीछे सर, और थोड़ा सा सर, ये यही वाली। अच्छा सर, नहीं जो अभी दिखाई थी आपने पहले, यस सर ये वाली। ये तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई, स्लाइडें आपके पास आ जाएंगी ना, आप देखिएगा। सही है सर, ठीक है ना? ये आपका जो है ना कह रहा है मैं कल हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कोर्स को खत्म कर लें, इसके बाद तो क्लास नहीं सर जी, सर हम क्यों कोशिश करें? क्या चीज? हम क्यों कोशिश करें? नहीं करेंगे। किस चीज की कोशिश? कोर्स नहीं खत्म करते, क्या पढ़ लेंगे आप? मतलब ये है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम फिर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। वक्त नहीं है तो हम क्या करें? पहले क्लास लेनी थी ना, हम यहाँ पर नौकर लगे आपके, अंडे तो नहीं बेचने आते हम। आप बेटे जरा आ जाए ना, सामने आ जाए, फिर मैं अब बताता हूँ।
आप अगर इतने बहादुर हैं आप अपना वीडियो ऑन करके आ जाए, मुझसे बातें कर लें। क्यों? आप आ जाए, आज सामने आ जाए। अगर इतने बहादुर हैं आप तो हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात तो नहीं है। सर ये लड़का काफी देर से सर वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, इसने भी की है, तो ये अभी बस बेटा देखिए, जो बच्चे इस क्लास में होते थे वो ज्वाइन करते थे, तो इसने कैसे ज्वाइन किए? सवाल तो ये सर पैदा ये होता है। काफी देर से सर ये गेस्ट वाली लॉबी में हानिया आमिर के नाम से काफी देर का बाहर बैठा हुआ, तो पता नहीं इसको किसने लिंक दिया। लेकिन हानिया अमर हमारी क्लास में है, तो फिर कैसे हमारे क्लास में कि ना होने के सर बावजूद कोई नहीं है, ये कैसे फिर ज्वाइन कर सकते हैं? जी सर नाम ये आप जरा देख लें, ये जो अटेंडेंस में सिर्फ 6 बंदे हैं अटेंडेंस में। सर मुझे भी किसी ने रिमूव 52, 41, 15, 16, सर 20, ये जो 20। ये जो 052 नहीं है सर इसका कोई ये वाला है, और इसके साथ वो एक और था जिसने भी ज्वाइन किया था फिर लीव कर दिया। ये तो सीनियर है सर, इसका नाम है उजैर है सर, वो सीनियर बहरहाल ये आप नोट कर लें, ये कर लिए नोट, ये जो 6 स्टूडेंट्स थे। ऑनलाइन के मसाइल तो होते हैं। Anyhow, thank you very much. See you tomorrow. जिंदगी रही तो आपसे फिर जो है ना मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।